एक ऐसा साइकोपैथ सीरियल किलर जिसने इंडिया, नेपाल और थाईलैंड जैसी कंट्री में 20 से भी कहीं ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, मैं असल में बात कर रहा हूँ चार्ल्स सोब्राच की, जिससे इंस्पायर्ड होकर बॉलीवुड और नेटफ्लिक्स तक ने उस पर मूवीज बनाई। क्या चीज? चोर है वो, उचक्का है, मर्डरर है। इसके अलावा 1970s के पीरियड में चार्ल्स सोब्राच का खौफ इतना ज्यादा था कि लोग उसे सरपेंट किलर और बिकिनी किलर के नाम से जानते थे। तो इसलिए इसको एक बिकिनी किलर भी कहते हैं, लेडी किलर भी इसको कहते हैं। क्योंकि चार्ल्स सोब्राच के ज्यादातर टारगेट इंटरनेशनल फीमेल टूरिस्ट होती थी, जिन्हें ड्रग्स देकर वो अक्सर मौत के घाट उतार देता था। लेकिन इतना खतरनाक और साइकोपैथ किलर जिसने इतने निर्दोष लोगों की जानें ली थी, फिर भी नेपाल जेल ने आखिर उसे क्यों छोड़ दिया, जिसकी वजह से न सिर्फ आज भी वो आम जनता के बीच खुले आम घूम रहा है, बल्कि फ्रांस में आज भी लोग उसे एक सेलिब्रिटी से कम नहीं मानते। और तो और जेल में होने के बावजूद भी आखिर क्यों कई महिलाएं उससे शादी करने के लिए तैयार थी। ये नेपाल जेल में था, सुना है वहाँ का जो डीजी पुलिस था उसकी बेटी से इसने शादी की है और एक बच्चा भी है। Over his lifetime, Sobraj has been convicted of 2 murders. He remains the prime suspect in 8 others, with his name associated with up to 30 deaths. He drugged them, robbed them, he collected their passports and constantly changed identities. तो दुनिया के सबसे बड़े सीरियल किलर चार्ल्स सोब्राच का जन्म साल 1944 में वियतनाम के हो ची सिटी में होता है, जहां उसके फादर एक इंडियन सिंधी थे और वहीं उनकी मां एक वियतनामीज महिला थी। लेकिन क्योंकि कम उम्र में ही चार्ल्स सोब्राच के पिता ने उसकी फैमिली को छोड़ दिया था, इसी वजह से चार्ल्स को अपना बचपन अपनी माँ के साथ ही गुजारना पड़ता है। और क्योंकि उसकी माँ ने भी एक दूसरे फ्रेंच ऑफिसर से शादी कर ली थी, इसीलिए उसका बचपन इंस्टेबिलिटी और निग्लेक्शन के बीच ही फ्रांस में बीतता है। और इसी रिजेक्शन का असर चार्ल्स सोब्राच की साइकोलॉजिकल मेंटालिटी की नींव रखता है, जिसकी वजह से ही चार्ल्स सोब्राच जुर्म की दुनिया में कदम भी काफी कम उम्र में ही रख देता है। और इस कारण ही साल 1963 में चार्ल्स अपने टीनेज ईयर्स में ही एक बल्गरी अंजाम देने में कामयाब होता है, जिसलिए वो फ्रांस जेल में पहली बार इम्प्रिजन भी हो जाता है। लेकिन चार्ल्स सोब्राच हमेशा से ही बातों को घुमाने और लोगों को अपने चार्म से अट्रैक्ट करने में माहिर था, और अक्सर लोग इस वजह से ही उसकी बातों में भी आ जाते थे। और अपनी इसी खूबी का फायदा उठाकर चार्ल्स फ्रांस की पुलिस को चकमा देकर अपनी पत्नी शैंटल के साथ मुंबई आ जाता है, जहां पहुंचने के बाद ही वो कई छोटे मोटे फ्रॉड्स, स्कैम्स और क्रिमिनल एक्टिविटी करता है। मगर चार्ल्स का मन सिर्फ इतने से नहीं भरता, इसीलिए वो बड़ा हाथ मारने के लिए अफगानिस्तान पहुंचता है, ताकि वो वहां हथियार को इंडिया में स्मगल कर सके। और अफगानिस्तान पहुंचने पर चार्ल्स अपना पहला मर्डर भी अंजाम देता है, वो भी एक ड्राइवर का उसकी कार छीनने के लिए। और इस मर्डर को अंजाम देने के लिए वो पहले तो उस ड्राइवर को नशीले पदार्थ देता है और बाद में उसे मौत के घाट उतार देता है। इस मर्डर के बाद ही चार्ल्स सोब्राच का कॉन्फिडेंस अब काफी ज्यादा बढ़ चुका था और उसकी साइकोपैथ मेंटालिटी को भी काफी बूस्ट मिला था, जिसकी वजह से ही अब चार्ल्स सोब्राच को क्रिमिनल एक्टिविटीज में मजा आने लगा था। और अपना ये खूनी शौक पूरा करने के लिए चार्ल्स 1970s के पीरियड में एशिया की कई कंट्रीज में अलग अलग मर्डर अंजाम देता है, जिसमें वो ज्यादातर वेस्टर्न टूरिस्ट को ही टारगेट किया करता था, जो कि उस पीरियड में हिपी सब कल्चर की वजह से इंडिया, नेपाल, थाईलैंड जैसी कंट्रीज में विजिट किया करते थे। जिसमें से चार्ल्स सोब्राच का एक काफी फेमस मर्डर केस था 21 साल की एक अमेरिकन वुमन टेरेसा नोल्टन का, जो कि टिबेटन मोनेस्ट्री के बारे में स्टडी करने के लिए साउथ ईस्ट एशिया विजिट करती है। और चार्ल्स सोब्राच उन्हें अपनी बातों में फुसलाकर न सिर्फ अपने जाल में फंसा लेता है, बल्कि उनकी मुलाकात के कुछ दिन बाद ही गल्फ ऑफ थाईलैंड में एक मछुआरे को टेरेसा की डेड बॉडी पानी में तैरते हुए मिलती है, वो भी सिर्फ एक बिकिनी पहने हुए। हालांकि टेरेसा का मर्डर आज भी एक काफी ज्यादा बड़ी मिस्ट्री है, मगर काफी लोगों का ये मानना है कि चार्ल्स ने पहले टेरेसा को नशीले सब्सटेंस दिए और उसके बाद उसे जानबूझकर स्विमिंग के दौरान समुद्र में ही जबरदस्ती दर्दनाक अंदाज में डुबोकर मार दिया। और इस मर्डर के फेमस होने के बाद ही चार्ल्स सोब्राच को लोग बिकिनी किलर के नाम से भी जानने लगे। इसके अलावा चार्ल्स सोब्राच का नाम विटाली हकीम नाम की एक टर्किश नेशनल और हैंक बितांजा नाम के एक डच नेशनल के मर्डर केस से भी तब जुड़ता है जब उन लोगों की पूरी तरह से जली हुई चार्ड बॉडी बरामद होती है। हालांकि इन सभी मर्डर केसेस में चार्ल्स सोब्राच ने सिर्फ एक ही तरीके का इस्तेमाल किया था, जिसमें पहले तो चार्ल्स अपने टारगेट की ड्रिंक में कुछ नशीले पदार्थ मिला देता है और बाद में उनको हेल्प करने का ढोंग करके अपने टारगेट का भरोसा जीतने के बाद अपने विक्टिम के साथ लूटपाट करके उन्हें बुरी तरह मार देता था। इसके अलावा जिन टूरिस्ट की जान चार्ल्स लिया करता था और वो उनकी आइडेंटिटी और पासपोर्ट दोनों को ही चुराकर अक्सर दूसरी कंट्री माइग्रेट कर जाता था अपने नेक्स्ट टारगेट की तलाश में। और इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके चार्ल्स ने न सिर्फ कई मर्डर अंजाम दिए थे, बल्कि वो अलग अलग
नकली आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके अलग अलग शहरों में कई स्मगलिंग, रॉबरी और स्कैम्स भी अंजाम देता था। और तो और चार्ल्स सोब्राज साल 1971 में अपनी वाइफ शैंटल के साथ अफगानिस्तान के काबुल शहर में एक बैंक रॉबरी भी अंजाम देता है। हालांकि उस टाइम पर चार्ल्स सोब्राज ने काबुल के बैंक से कितना पैसा लूटा था इसका तो कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन फिर भी कई इन्फॉर्मेंट के हिसाब से ये इतना बड़ा सम था कि आगे आने वाले सालों में उसने उसी पैसे से अपने दूसरे क्रिमिनल एक्टिविटीज को फंड करने में लगाया था। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि अपने लाइफ टाइम में चार्ल्स सोब्राज कभी पकड़ा नहीं गया, बल्कि पुलिस ने कई बार सोब्राज को रंगे हाथों पकड़ा था, जिसकी वजह से उसे कई बार जेल भी जाना पड़ा था। लेकिन हर बार चार्ल्स अपने शातिर दिमाग इस्तेमाल करके पुलिस को चकमा देकर भाग जाता था। जैसा कि काबुल में बैंक लूटने के बाद चार्ल्स सोब्राज जब ईरान भागने की तैयारी में था तो उसे पुलिस ने धर दबोच कर अरेस्ट कर लिया था, मगर वो बीमार होने का ढोंग करके हॉस्पिटल से ही भाग जाता है। इसके अलावा टेरेसा नॉल्टन और विटाली हकीम की मौत के बाद थाईलैंड में भी चार्ल्स सोब्राज को मल्टीपल मर्डर चार्जेस के लिए फ्रेम किया जाता है, मगर इससे पहले उसके चार्जेस प्रूव होते वो थाईलैंड छोड़कर भी भाग जाता है। मगर बाद में थाईलैंड में चार्ल्स सोब्राज को डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई जाती है, मगर फिर भी वो थाईलैंड से पहले ही रफू चक्कर हो चुका था। इसके अलावा दिल्ली में भी चार्ल्स सोब्राज को पुलिस 2 बार गिरफ्तार करती है, एक बार होटल अशोका में रॉबरी की वजह से और दूसरी बार एक फ्रेंच टूरिस्ट के मर्डर की वजह से, जिसमें से एक बार चार्ल्स सोब्राज इंडो बांग्लादेश वॉर का फायदा उठाते हुए, क्योंकि वॉर के दौरान रोज पूरी तरह ब्लैकआउट होता था और इस अंधेरे का फायदा उठाकर वो जेल से रातों रात भागने में भी कामयाब हो जाता है, मगर बाद में एक बार फिर से पकड़ा जाता है। और इस बार चार्ल्स सोब्राज को दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा जाता है, जहां इस टाइम न सिर्फ वो काफी दिन तक जेल में कैद रहता है, बल्कि वो पुलिस को भी ब्राइब करके जेल के अंदर एक राजा या वीआईपी ट्रीटमेंट की जिंदगी बिताने लगता है। मगर साल 1986 में चार्ल्स सोब्राज जेल के गार्ड को ही मिठाई में नशीली दवाएं मिलाकर देश की सबसे बड़ी जेल से भी भागने में कामयाब होता है और अपने पास मौजूद फेक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके वो अलग अलग कंट्रीज में अपने क्रिमिनल एक्टिविटीज को अंजाम देता रहता है। मगर साल 2003 में चार्ल्स सोब्राज नेपाल लौटने की गलती कर देता है, जहां फेक डॉक्यूमेंट यूज करने के बावजूद भी एक जर्नलिस्ट उसे पहचान लेता है, जिसकी वजह से नेपाल कोर्ट उसे 1975 में किए एक मर्डर के चार्जेस में उम्र कैद की सजा सुनाता है। मगर वहीं कई थ्योरिस्ट का ये कहना था कि चार्ल्स सोब्राज ने जानबूझकर अपने आप को नेपाल पुलिस को हवाले किया था, क्योंकि चार्ल्स सोब्राज को मालूम था कि इंटरपोल और थाईलैंड पुलिस उसके हाथ धोकर पीछे पड़ी है और अगर वो वहां की पुलिस के हवाले चढ़ गया तो उसके मौत की सजा तक हो सकती है। इसके अलावा थाईलैंड की पुलिस इंडिया और नेपाल की जेल अथॉरिटी की तरह करप्टेड भी नहीं है, जो उसे जेल के अंदर भी वीआईपी ट्रीटमेंट दे सके। इसी वजह से वो कई सालों तक अपनी मर्जी से नेपाल की जेल में अपना सेंटेंस बिताता है। मगर फाइनली जाकर साल 2022 में फ्रेंच सीरियल किलर चार्ल्स सोब्राज मेडिकल ग्राउंड्स और जेल में गुड बिहेवियर की वजह से नेपाल प्रिजन से भी रिलीज कर दिया जाता है, जिसके बाद वो फ्रांस माइग्रेट कर जाता है, जहां वो आज भी खुलेआम घूम रहा है। और तो और नेपाल जेल में आज भी उसका एक किस्सा काफी ज्यादा फेमस है कि उसने लोगों को अपनी बातों से अट्रैक्ट करने की पावर का इस्तेमाल करके नेपाल पुलिस की डीजीपी की बेटी तक को बहला लिया था, जिसकी वजह से जेल सेंटेंस के दौरान ही डीजीपी की बेटी ने उससे शादी कर ली थी। लेकिन जेल से छूटने और फ्रांस पहुंचने के बाद भी सोब्राज यहीं नहीं रुका, बल्कि उसने अपने पॉपुलैरिटी का फायदा उठाते हुए जर्नलिस्ट, ऑथर और फिल्म मेकर से उसके इंटरव्यूज और डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए मोटे पैसे चार्ज करना शुरू कर दिया। और इन डॉक्यूमेंट्रीज के रिलीज होने के बाद भी दुनिया का सबसे फेमस सीरियल किलर आज भी फ्रांस में खुलेआम एक सेलिब्रिटी की तरह आराम से रह रहा है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।